हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोटिक सेपियंस। आज की वीडियो के अंदर हम जो आपका सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग जो कि आपकी सी एस आर यूजी सेट लाइफ साइंसेज की यूनिट नंबर 4 है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हम आपके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपके जो सी एस आर यूजी नेट जून 25 एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे उनके सोल्यूशन हम देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया था। फर्स्ट क्वेश्चन था आपका दैट वाज रिलेटेड टू द ग्लाइकोस अमीनोग्लाइकन्स। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था उन्होंने हमसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्लाइकोस अमीनोग्लाइकन्स इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकन्स के बारे में इनकरेक्ट है। ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकन्स या जिसको आप म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स बोलते हो। और इसके अंदर बेसिकली हमें क्या देखने को मिलता है कि इनके अंदर जैसे अमीनो शुगर्स होते हैं, यूरोनिक एसिड्स होते हैं। तो देखते हैं क्या स्टेटमेंट्स दिया है। सो गैग्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर शुगर्स, द टाइप ऑफ लिंकेज बिटवीन द शुगर्स एंड द नंबर एंड लोकेशन ऑफ सल्फेट ग्रुप्स। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं गैग्स के, हाइल्यूरोनिक एसिड हो गया, हेपेरिन सल्फेट हो गया, केराटिन सल्फेट हो गया। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, क्योंकि अलग अलग लिंकेजेस होती हैं सबके अंदर और नंबर और लोकेशन ऑफ सल्फेट ग्रुप भी डिफरेंट होता है। दे आर द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट एनाइनिक मॉलिक्यूल मेड बाय एनिमल सेल। ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। दे आर ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकन्स होते हैं ये अनब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, देखो एक वर्ड पता होने से मतलब, बाकी तो इसमें सही है कि उसके अंदर सल्फेटेड अमीनो शुगर्स और यूरोनिक एसिड्स होते हैं, बट दे आर अनब्रांच्ड। तो सी स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। एंड सेवरल सीवियर लॉस ऑफ गैग्स कैन लीड टू प्रीमेच्योर एजिंग। ठीक है, तो मेनली गैग्स का रोल होता है, क्योंकि जैसे जैसे एजिंग होती है ना, तो गैग्स का लेवल मतलब कम होता जाता है। तो जैसे अगर लॉस होगा तो दैट विल लीड टू प्रीमेच्योर एजिंग, जैसे ट्रिंकल्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ह्यूमन पैप्लियोमा वायरस इज करेक्ट। ये कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। और मतलब पैप्लियोमा वायरस पे आपको बहुत जगह एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, पहले भी बहुत बार नेट के एग्जाम में पैप्लियोमा वायरस पे क्वेश्चन आया है। अब उसने कहा कि जो वायरल स्ट्रक्चर प्रोटीन कोडिंग जीन्स हैं, दे ओकेजनली इंटीग्रेट इनटू द होस्ट जीनोम लीडिंग टू सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, पहली स्टेटमेंट ये दे रखी है। दूसरी स्टेटमेंट हमें दे रखी है कि वायरल का जो E7 प्रोटीन है वो रेटिनोब्लास्टोमा बाइंडिंग को प्रमोट करता है, एंड विच अलाउस अनकंट्रोल्ड एंट्री इनटू द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। ठीक है, अब ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे रेटिनोब्लास्टोमा और E2F का कॉम्प्लेक्स बनता है, और जब रेटिनोब्लास्टोमा की फॉस्फोरिलेशन होती है, ठीक है, जो कि CDK4/6 साइक्लिन डी कराता है, तभी E2F जो है वो अलग होता है। और यू कैन से कि रेटिनोब्लास्टोमा इज डिसोसिएटेड फ्रॉम E2F, और E2F एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है। वायरस का जो E6 प्रोटीन है वो P53 से बाइंड करता है और उसकी डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करता है। ठीक है, और एक ऑप्शन हमें क्या दे रखी है कि ये सर्वाइकल एपिथेलियल सेल्स एंड मेंटेन themselves इन ए लेटेंट फेज एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड। ठीक है, अब इसमें देखो जो हमने पहले भी पैप्लियोमा वायरस पे क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने आपको बताया जो E7 होता है ना वो रेटिनोब्लास्टोमा को इनहिबिट करता है, और जो E6 है वो P53 को इनहिबिट या उसकी डिग्रेडेशन कराता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो जैसे अब सी स्टेटमेंट गलत है कि वो चलो बाइंड तो करता है बट वो उसकी डिग्रेडेशन कराता है, प्रिवेंट नहीं, इट प्रमोट्स इट्स डिग्रेडेशन, ये गलत है। E7 जो है वो रेटिनोब्लास्टोमा बाइंडिंग को E2F के साथ जो है उसको इनहिबिट करा रहा है, क्योंकि ये रेटिनोब्लास्टोमा को ही क्या कर रहा है, आपका इनहिबिट कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रमोट लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। अब A और D ऑप्शन में से एक तो वो कह रहा है कि जो वायरस की स्ट्रक्चरल प्रोटीन कोडिंग जीन्स हैं वो इंटीग्रेट करती हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है ना, मेनली ये तो E6 और E7 है। ठीक है, जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन कोडिंग जीन्स हैं एक तो वो इंटीग्रेट नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत होगी। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि कई बार इंटीग्रेट कर जाता है, बट नॉट स्ट्रक्चरल प्रोटीन कोडिंग जीन्स। और ये सही है आपका कि ये सर्वाइकल एपिथेलियल सेल्स को इन्फेक्ट करता है एंड मेंटेन दैम सेल्स इन ए लेटेंट फेज एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड। मतलब जो वायरस का DNA है वो जनरली तो इंटीग्रेट नहीं करता, बट ओकेजनली कर भी सकता है। बट मेनली क्या होगा ना, वो इंटीग्रेट करता है तो ये प्रोटीन्स बनाता है E6 E7, नॉट योर स्ट्रक्चरल प्रोटीन कोडिंग जीन्स। तो इसमें D स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद रखना है कि अ, जो E7 है वो
रेटिनोब्लास्टोमा को इनहिबिट कर देता है, और रेटिनोब्लास्टोमा इनहिबिट हो गया तो मे बी आपका जो E2F है वो एक्टिवेट रहेगा, और फिर वो एक तरह से दैट विल लीड टू कैंसर। द हेट्रोटैमेरिक जी प्रोटीन सिग्नलिंग कंपोनेंट, ये अब सिग्नलिंग का क्वेश्चन है, दैट इज यूनिकली प्रेजेंट इन प्लांट लिनेज। ठीक है, जैसे GPCR वाली सिग्नलिंग हमने डिटेल में पढ़ी थी, बस ये तो आपको फैक्ट है जो याद रखना पड़ेगा कि प्लांट लिनेज के अंदर एक एक्स्ट्रा लार्ज जी अल्फा सब यूनिट होती है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा लार्ज जी अल्फा सब यूनिट होती है। गिवन बिलो इज a table listing the names of compound derived from animals or plants and their use और बेसिकली एप्लीकेशन। ये क्वेश्चन वैसे तो चलो कंपाउंड से रिलेटेड है, बट जैसे हमने सेल बायोलॉजी के अंदर या जब हम जनरली कैंसर वगैरह की बात करते हैं तो हम वेन क्रिस्टिन की बात करते हैं, क्योंकि वेन क्रिस्टिन हमें कैथारैंथस रोजियो से मिलता है, और ये एक तरह से आपका जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबली को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो जैसे बी का तो हमें पता है कि फर्स्ट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं ऑप्शन देखूं तो फर्स्ट ऑप्शन में बी का फर्स्ट है और फोर्थ में है, तो बाकी दो ऑप्शन तो मेरी एलिमिनेट होगी। अब ए का भी 3 दे रखा है। ठीक है, मतलब कि बैकोसाइड जो है वो एक कोजेनेटिव एनहांसर है। ठीक है, अब इसमें बाकी आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे जो लैनोलिना है ये हमें शीप वूल से मिलता है, और इसको हम इन स्किन क्रीम्स एंड मॉइस्चराइजर्स में यूज़ करते हैं। और जो शैलक है ये भी एक इंसेक्ट का प्रोडक्ट होता है, लैक इंसेक्ट का, एंड इट इज़ यूज्ड एज ए कोटिंग फॉर पिल्स एंड फूड ग्लेजिंग। ठीक है, तो इसमें आपका ए का 3, बी का 1 तो है इसी, तो सी का आपका 4 होना चाहिए, डी का 2, तो इसका आंसर होगा आपका फोर्थ ऑप्शन। Now this is one of the question related to your immunology। वो कह रहा है कि जो लैब ग्रोन सेल्स हैं ऑफ ए ट्यूमर एक्सप्रेसिंग ए नोवल कैंसर एंटीजन एंड ए वेरिएंट ऑफ द सेम ट्यूमर दैट हैज लॉस्ट MSC क्लास 1 एक्सप्रेशन। ठीक है, एक वो है कि जो जिसमें नोवल कैंसर एंटीजन है, क्योंकि देखो इसके लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए कि जो कैंसर ट्यूमर सेल के एंटीजन्स होते हैं या जो वायरस के एंटीजन है उसको MSC क्लास 1 एक्सप्रेस करता है। ठीक है, और ये जब हमने इम्यूनो के अंदर मैंने आपको बताया भी था कि ट्यूमर सेल अपने आप को इम्यून सिस्टम से कैसे बचाता है, वो MSC क्लास 1 की एक्सप्रेशन को एक तरह से क्या कर देता है, कम कर देता है या बिल्कुल ही एब्सेंट हो जाते हैं। अब उसने हम एक एक तरह से एक्सपेरिमेंट दिया है। एक तो हमने नॉर्मल माइस के अंदर इन दोनों टाइप के सेल्स को डाला, और एक न्यूड माइस वो नो की जिसके अंदर थाइमस एब्सेंट होता है, और हमें ग्रोथ ऑफ ट्यूमर बता रखी है। अगर मैं वाइल्ड टाइप ट्यूमर देखूं तो जो न्यूड माइस है, ठीक है, न्यूड माइस में तो जो ट्यूमर का साइज है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब लेकिन नॉर्मल माइस में ट्यूमर का साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है। जो MSC क्लास 1 लॉस वेरिएंट ऑफ ट्यूमर है, उसमें नॉर्मल माइस के अंदर कैंसर का या ट्यूमर का साइज बढ़ रहा है, और न्यूड माइस में कम हो रहा है। ठीक है, अब देखो ना, थाइमस का मेन काम होता है टी सेल्स। थाइमस का रोल कहाँ पर आता है आपका, टी सेल मैचुरेशन में। थाइमस का रोल कहाँ पर आता है आपका, टी सेल मैचुरेशन में। अगर कोई न्यूड माइस है तो इसका मतलब उसमें टी सेल नहीं है। ठीक है, तो देखो मैं आपको वैसे जनरल जो इन्फॉर्मेशन हमें है ना कि ऑब्वियसली इसमें तो नॉर्मल माइस में तो टी सेल्स हैं, तो वो तो ट्यूमर को मार रहे हैं, लेकिन इसमें MSC क्लास 1 है नहीं, तो MSC क्लास 1 नहीं होगा तो टी सेल्स को भी नहीं पता लगेगा, क्योंकि जो TC सेल्स होते हैं वो MSC क्लास 1 डायरेक्टेड होते हैं। और फिर मैंने आपको एक पॉइंट बताया था NK सेल, कि जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं ना वो जनरली इस चीज़ को रिकग्नाइज कर लेते हैं कि MHC है नहीं इसके ऊपर, और फिर उसको मारते हैं। ठीक है, इससे हमें ये पता लग रहा है कि फर्स्ट वाले केस में तो टी सेल्स हैं नॉर्मल माइस के अंदर। ठीक है तो दूसरे केस में भी, बट इसमें MSC क्लास 1 नहीं है। तो अगर इसके अंदर नॉर्मल माइस में ट्यूमर का साइज कम हो रहा है, इसका मतलब टी सेल्स उन्हें मार रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि MSC क्लास 1 है नहीं, नॉर्मल माइस में TC सेल्स हैं बट वो फंक्शन ही नहीं कर पाएंगे। तो न्यूड माइस के अंदर अगर ट्यूमर जो है वो कम हो रहा है तो इसमें एन के सेल्स का रोल होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उस बेस पे ऑप्शन। इन नॉर्मल माइस CTLs recognize tumor cells in the presence but not in absence of MHC1। बिल्कुल सही बात है, ये चाहे जनरल भी स्टेटमेंट सही है और इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो ग्राफ है तब भी सही है। दूसरा जो न्यूड माइस के अंदर एन के सेल recognize tumor cells in the absence but not in the presence of MHC1। तो फर्स्ट वाले केस में अब सेकंड वाले केस में MSC क्लास 1 नहीं है, इसलिए जो क्योंकि MSC क्लास 1 है नहीं आपके किसके अंदर, जो अब जो नॉर्मल माइस है। ठीक है, अब नॉर्मल माइस में वो क्या कह रहा है हमें कि इन न्यूड माइस, क्योंकि उसमें ट्यूमर का साइज कम हो रहा है न्यूड माइस के अंदर,
नॉर्मल माइस में नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब है, इन न्यूड माइस एनके सेल्स रिकग्नाइज ट्यूमर सेल्स इन द एब्सेंस बट नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ MHC1। ठीक है, क्योंकि MHC1 की प्रेजेंस में भी अगर एन के सेल मार रहे होते तो यहाँ पर न्यूड माइस में भी ट्यूमर का साइज कम होता। ठीक है, मतलब ये है कि फर्स्ट वाले केस में क्योंकि नॉर्मल माइस में ट्यूमर का साइज कम हो रहा है तो वहाँ पे CTLs का रोल है, यहाँ पे एन के सेल्स का रोल है, बस ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो इसमें ए और बी दोनों सही हैं और वैसे एक ही ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन दिया कि CTL और एन के सेल इनहिबिट ईच अदर इफ MHC1 इज प्रेजेंट बट नॉट इफ इट इज एबसेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि CTL और एन के सेल इनहिबिट ईच अदर। ठीक है, वो एक दूसरे को इनहिबिट करते हैं, तो ऐसा तो आप कुछ कह नहीं सकते। अब वो कह रहा है अगर माइस को हमने इंजेक्ट करा जिसमें MHC1 नहीं है, एंटीबॉडीज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ CD4 सेल्स रीस्टेन द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर इन न्यूड माइस। देखो जो CD4 वाले सेल्स होते हैं ना वो तो वैसे ही MSC क्लास 2 डायरेक्टेड होते हैं। ठीक है ना, ये सिंपल सा हमें पता है कि टी हेल्पर सेल्स आर MSC क्लास 2 डायरेक्टेड। ठीक है, और TC क्या होते हैं आपके MSC क्लास 1। अब वो यहाँ पर हमें क्या स्टेटमेंट दे रहा है वो हम देखते हैं कि जिसमें MHC1 नहीं है, वो कह रहा है कि एंटीबॉडी जनरेट होती हैं विद द हेल्प ऑफ CD4 सेल्स। ठीक है, देखो ऐसा आप यहाँ पे कह ही नहीं सकते ना, क्योंकि यहाँ पर जो अगर MHC1 ही नहीं है, ठीक है, MHC1 उसके ऊपर है नहीं और ऐसा उसने हमें कुछ बता भी नहीं रहा कि MHC2 है। ठीक है, एंटीबॉडी वगैरह जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ। और देखो क्या होता है ना, जब ऐसे ट्यूमर सेल्स वगैरह को किल करना होता है तो वहाँ पर मेनली रोल्स TC सेल का ही आता है ना कि B सेल्स का, तो इसमें A एंड B आपका करेक्ट होगा। अब ये भी क्वेश्चन आपका कैंसर से रिलेटेड आया था। ठीक है, कि देखते हैं क्या क्वेश्चन था। एक ह्यूमन प्रोस्टेट कैंसर सेल्स हैं जिसमें यूरोकाइनेज प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, दे रेडली मेटास्टाइज मेटास्टाइज या मतलब मेटास्टेसिस होता है। सो वो कह रहा है कि जिन कैंसर सेल्स के सरफेस के ऊपर यूरोकाइनेज प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है, ठीक है, उनका मेटास्टेसिस होता है या मेटास्टाइज व्हेन इंजेक्टेड इनटू एक्सपेरिमेंटल एनिमल। एक साइंटिस्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोस्टेट कैंसर सेल उसने जेनेटिकली मॉडिफाई करा और उसको एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, और हमें ऑब्जर्वेशन दे रखी है। देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो यूरोकाइनेज प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है वो एक प्रोटीज एंजाइम है और वो कैंसर सेल माइग्रेशन और इन्वेजन के लिए चाहिए। ये प्लाज्मिनोजन को एक्टिवेट करता है जो ECM को ब्रेक करता है जिससे कैंसर सेल स्प्रेड होते हैं। मतलब प्लाज्मिनोजन जो यूरोकाइनेज प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है उसका रोल मेटास्टेसिस में है। अब देखो जेनेटिकली मॉडिफाई के बाद ना उसने दो चीज़ें कही हैं, या तो ओवर एक्सप्रेसिंग ए म्यूटेंट वर्जन ऑफ UPA, मतलब कि नॉर्मल यूरोकाइनेज प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर नहीं है, एक तो म्यूटेंट है। ठीक है, अब म्यूटेंट वाला तो मे बी प्लाज्मिनोजन का ब्रेक डाउन करा नहीं पाएगा और ना ही मेटास्टेसिस होगा। तो वो कह रहा है कि जो ओवर एक्सप्रेशन करने से वो रिसेप्टर से बाइंड नहीं करेगा, दैट लीड टू ट्यूमर फॉर्मेशन बट रिड्यूस मेटास्टेसिस। ठीक है, दूसरे में भी सेम लाइन लिखी है, एनहांस्ड ट्यूमर फॉर्मेशन एज वेल एज मेटास्टेसिस। ठीक है, देखो मेटास्टेसिस तो अगर म्यूटेंट वर्जन है ना तो मेटास्टेसिस तो होगा नहीं। ठीक है, मतलब आप ये देख सकते हो कि जेनेटिकली मॉडिफाई है, अगर वो ओवर एक्सप्रेस करा रहा है तो ओवर एक्सप्रेस करा तो रहा है बट वो म्यूटेंट वर्जन को करा रहा है। ठीक है, तो इसमें मेटास्टेसिस नहीं होगा, तो बी तो मेरा गलत हो गया। ठीक है, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो मेरी गलत होगी, ए सही है। अब CD में से देखना है ओवर एक्सप्रेसिंग ए सिलेक्टेड वर्जन। ठीक है, मतलब सॉरी सिक्रीटेड वर्जन, कि वो सिक्रीट हो गए मे बी कहीं और जा रहा है, तो मे बी ट्यूमर। देखो ट्यूमर फॉर्मेशन इज अ डिफरेंट थिंग, ट्यूमर फॉर्मेशन हो रही है, ये जो प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है इसका काम मेटास्टेसिस रिलेटेड है। ठीक है, इसमें भी आप यूं नहीं बोलोगे कि रिड्यूस्ड हो गया, सिंपली आपने करना है कि लीड टू ट्यूमर फॉर्मेशन बट रिड्यूस मेटास्टेसिस। ठीक है, दोनों के अंदर बस मेटास्टेसिस रिड्यूस हो जाएगा अगर वो ओवर एक्सप्रेस म्यूटेंट वर्जन को कर रहा है, क्योंकि एक रिसेप्टर जो है, मतलब वो कह रहा है कि ओवर एक्सप्रेसिंग ए सीक्रेटेड वर्जन ऑफ UPA रिसेप्टर। अब रिसेप्टर सीक्रेट ओवर हो के कहीं और चला गया तो UPA उससे बाइंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, UPA बाइंड नहीं कर पाएगा तो इसका क्या मतलब होगा, वो मेटास्टेसिस करा ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो दोनों केस में मेटास्टेसिस हमारा रिड्यूस होना चाहिए, तो A और C में रिड्यूस्ड है, तो इसका आंसर क्या होगा, A एंड C। और यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे, ये भी इम्यूनो का क्वेश्चन है आपका। ए चाइल्ड इंजर्स हिज टो
विच देन बिकम्स इन्फेक्टेड विथ स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हमें पता है कि एक सुपर एंटीजन है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ये एक टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम करता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे सेल्स को एक्टिवेट कर देता है नॉन स्पेसिफिकली। तो ये एक सुपर एंटीजन का एग्जाम्पल है, और ये आपका इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं विच आर मेड अबाउट द इवेंट्स दैट फॉलो ओवर द कोर्स ऑफ वीक वगैरह। जो पैथोजन है दैट इज कन्वेड टू ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स बाय मैक्रोफेजिस, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये अभी इन्फेक्शन हुआ है, तो वो आपका, क्योंकि टिश्यू का इन्फेक्शन हुआ है, तो वो आपके अ, मतलब ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स जो हैं, इट इज़ कन्वेड टू ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स बाय मैक्रोफेजिस, ये सही हो सकता है। डेंजर साइंस आर कन्वेड टू हाई एंडोथेलियल वेन्यूल्स ऑफ ड्रेनिंग लिम्फ नोड थ्रू द फाइब्रोब्लास्टिक रेटिकुलर कॉन्ड्यूट सिस्टम, ठीक है। तो ये भी आपका मतलब, ये तो चलो जनरल लाइंस दे रखी हैं। अब वो कह रहा है जो नेव बी ओ टी सेल्स हैं, दे एंटर द ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स फ्रॉम द हाई एंडोथेलियल वेन्यूल्स बाय द प्रोसेस दैट इज इनिशिएटेड बाय ICAM मेडिएटेड रोलिंग, ठीक है। अब ये गलत है, क्योंकि जो रोलिंग होती है ना वो सेलेक्टिन बेस्ड होती है। इंटीग्रिन हो गए, जो आपके सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स हैं, वो रोलिंग नहीं कराते, ठीक है। हाँ, तो ये आपका ये स्टेटमेंट गलत हो गई। फिर वो कह रहे हैं जो नेव बी सेल्स हैं, दे एग्जिट सर्कुलेशन एट द साइट ऑफ इंजरी। ठीक है, तो डी स्टेटमेंट में क्या दिया कि जो नेव बी सेल्स एग्जिट सर्कुलेशन एट द साइट ऑफ इंजरी एंड अंडरगो क्लोनल एक्सपेंशन इन रिस्पॉन्स टू बैक्टीरियल LPS। ठीक है, अब देखो ये स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है वो तो एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, उसमें तो LPS होता नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपका देखो रोलिंग जो है ना वो सेलेक्टिन बेस्ड होती है, और रोलिंग में तो सेल ब्लड वेसल में रोल कर रहा है। अगर उसको ब्लड वेसल से बाहर आना है तो उसके लिए हमें इंटीग्रिन से या सेल एडिशन मॉलिक्यूल होते हैं, तो ये उसने गलत लिख दिया ICAM1 मेडिएटेड रोलिंग। और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, तो उसमें तो LPS होगा नहीं, तो इसलिए ये भी गलत है। तो इसमें C और D जो है वो दोनों ही गलत हैं, तो सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन से बनेगा आपका सही, दैट इज A एंड B, ठीक है। तो ये हमने जो क्वेश्चंस हैं जो आपके यूनिट 4 से रिलेटेड थे, क्योंकि जो कम्युनिकेशन और सिग्नलिंग वाली यूनिट है उसमें जनरली आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स पे क्वेश्चन आया, जैसे ये आपका वायरस, बेसिकली दैट इज़, क्योंकि ये कैंसर से रिलेटेड वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये सिग्नलिंग का एक क्वेश्चन आया था। ये तो चलो एक जनरल सा क्वेश्चन, आप इसको कंसीडर कर सकते हो। ये इम्यूनो का क्वेश्चन आया था आपका, ये भी कैंसर का, और ये भी आपका इम्यूनो का, ठीक है। सो सिग्नलिंग का चलो थोड़ा सा पार्ट कम आया था, बट सिग्नलिंग से क्वेश्चन आते हैं, जो भी GPCR RTK या जो डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नलिंग होती है, ठीक है। बाकी जैसे अब वही होता है ना, आप तो अब नेक्स्ट टाइम जब आप अपीयर करोगे, ऐसा नहीं होता ना कि सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन दे विल आस्क, थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है कि टॉपिक्स वही रहते हैं, क्योंकि उनको तो एक सब्जेक्ट या एक पूरे उसमें से कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन ही डालने होते हैं। इसके अलावा जैसे आप सिग्नलिंग पढ़ो, सेल सेल जंक्शंस को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में थोड़ा ये रहता है, कई बार वो प्रोटीन की डिटेल पूछ लेते हैं, आपको प्रोटीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो चलो हम ऐसे हर एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर तो डिटेल में नहीं पढ़ सकते, बट आपको जनरल नाम पता हो, ठीक है ना। जैसे जैसे वो जब मैं आपको सेल बायो भी पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि हमें ये ध्यान रखना होता है कि कौन सा प्रोटीन मेरा सेल की मेम्ब्रेन में है, कौन सा प्रोटीन आपका सेल के अंदर है, इंटरनल है, या मतलब इंटीरियर ऑफ द सेल है, और कौन सा आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में है, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन डिस्कस करे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल बायोटिक सेपियंस।